चलिए देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण। अभी तक देखिए हम इसमें जो अभी तक बताया है वो हमने बताया है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण। उसके बाद हमने पढ़ा था आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। ठीक है, हमने अभी तक जो पढ़ा है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के गुण, आवेशन की विधियाँ। वैद्युत आवेश के विषय में हमने बताया था कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, तो पदार्थ के इस गुण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश के गुण में स्थिर वैद्युतिकी हम पढ़ रहे हैं। एक स्थिर आवेश क्या क्या कर सकता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में बताया था। आवेशन की विधियां में हमने 3 विधियां बताई थी कि कोई भी पदार्थ किस प्रकार आवेशित हो सकता है, उसकी 3 विधियां मैंने बताया था। एक बताया था आवेशन की विधि में घर्षण विधि द्वारा आवेशन, घर्षण विधि द्वारा आवेशन बताया था। उसके बाद मैंने बताया था दूसरी विधि में ये था चालन विधि द्वारा आवेशन बताया गया था, चालन विधि द्वारा आवेशन। उसके बाद बताया गया था प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, ये 3 विधियां मैंने बताई थी, घर्षण विधि द्वारा आवेशन, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, चालन विधि द्वारा आवेशन। जिसमें से घर्षण विधि द्वारा आवेशन आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि किसी यदि हम अचालक पदार्थ को यदि हम रगड़ते हैं तो घर्षण करते हैं, तो उससे जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमारा घर्षण विधि द्वारा आवेशन होता है। बाकी चालन विधि द्वारा आवेशन, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और चालन विधि द्वारा आवेशन, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, चालन वैद्युत चालन में आपको बताया जाएगा चालन विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन आपको संधारित्र चैप्टर में वहाँ पर पुनः बताया जाएगा। अब आइए हम देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश किससे पहले हम पढ़ते हैं मूल तत्व। मूल तत्व क्या है? मूल तत्व हमारे पास 3 मूल तत्व हैं, जो कि देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमारे 3 मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मूल कण हैं। इसलिए ये मूल कण हैं क्योंकि इन कणों को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अभी डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिवाइड किया गया तो 2 और अन्य कण प्राप्त किए गए। और वो कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिवाइड करने के बाद जो कणों की नई कणों की जो उत्पत्ति हुई वो 2 प्रकार के कण पाए गए। एक पाया गया डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क, एक पाया गया अप क्वार्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन मूल कणों को जब डिवाइड किया गया तो पाया गया डाउन क्वार्क और अप क्वार्क पाया गया। जो डाउन क्वार्क जो बना है वो -e/3 और जो अप क्वार्क बना है वो पाया गया +2e/3। इसको ध्यान समझिएगा, -e/3 जो है ये डाउन क्वार्क है और अप क्वार्क जो है +2e/3 है।
देखिए इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई का ऋणावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई का ऋणावेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है, इसको हम -e से प्रदर्शित करते हैं, -e से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन को -e से प्रदर्शित करते हैं। इस पर 1 इकाई का ऋणावेश पाया जाता है और 1 इकाई का ऋणावेश पाया जाता है -1 ही इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻−19, वो भी ऋणावेश में। ठीक है, इतने कूलम का आवेश पाया जाता है। यदि हम देखें जब इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया, तो क्या पाया गया इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के पश्चात? तो इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ा गया तो देखा जाए तो डाउन क्वार्क में आए। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ा गया तो डाउन क्वार्क ही आया और वो क्या आया है -e/3 जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया तो -e/3 3 नए कण उत्पन्न किए गए। इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ा गया तो 3 नए कण पाए गए और ये तीनों कण देखा जाए तो डाउन क्वार्क ही हैं और ये तीनों कण ऋणावेशित आया। इससे सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई का ऋणावेश आ जाता है वो इसीलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो DNA देखा जा पाया गया वो माइनस में ही आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में ऋणावेशित है क्योंकि इनको जब तोड़ा गया तो ऋणावेश ही आया। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -e/3 यदि हम इसको जोड़ते हैं तो -e/3 प्लस -e/3 यानी कि इसको यदि हम जोड़ दें तो -e/3 -e/3 जोड़ देंगे तो -3e/3 यानी कट जाएगा -e आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पाया गया वो ऋणावेशित कण ही है क्योंकि इसको जब हम हल किए तो -e ही आया। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम प्रोटॉन को डिवाइड करते हैं, प्रोटॉन को जब हम तोड़ते हैं तब प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? तो जब प्रोटॉन को तोड़ा जाएगा, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर +1 इकाई का धनावेश पाया जाता है और जब प्रोटॉन को तोड़ा गया तो +2e/3 -e/3 प्रोटॉन को जब तोड़ा गया तो 3 अलग कण प्राप्त किए गए और तीनों कण जो थे उसमें से 2 कण अप क्वार्क के पाए गए और 1 कण डाउन क्वार्क को पाया गया। ठीक है, और इन दोनों कणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनना चाहिए? +e यानी कि प्रोटॉन। तो +2e/3 -e/3 इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो 2 क्या हो जाएगा? 4 में से घटेगा 3 तो 3e/3 कट गया तो आ गया +e। यानी कि जो हमारा प्रोटॉन है वो धनावेशित कण ही है क्योंकि इसको जब तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन के अधिकांश भाग देखा जाए तो प्रोटॉन के अधिकांश भाग देखा जाए तो धनावेशित कण से ही मिलकर बने हैं, इसलिए प्रोटॉन पर +e यानी कि 1 इकाई का धनावेश पाया जाता है। अब बारी आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन देखा जाए तो जब न्यूट्रॉन को तोड़ा गया तो पता चला कि न्यूट्रॉन जो है +2e/3 -e/3 तो यानी कि दो कण इसके डाउन क्वार्क से मिलकर बने हैं, 1 कण इसके अप क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं +2e/3 -e/3 हल करेंगे तो 2e/3 आएगा और इसको हल करेंगे तो -2e/3 आएगा। ये कट जाएगा तो क्या जाएगा? 0 आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ा गया और न्यूट्रॉन को जब जोड़ा गया
तो देखा जाए न्यूट्रॉन के अप क्वार्क डाउन क्वार्क जब जोड़े गए तो कोई आवेश नहीं आया। इससे पता चलता है कि जो बताया गया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये बात की पुष्टिकरण होती है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 डाउन क्वार्क हैं, 1 अप क्वार्क है, इसको जोड़ा गया तो क्या आया? 0 आया, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं आता है। चलिए, तो ये चीज़ें थी मूल कण की, यानी कि जो मूल कण हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनको भी डिवाइड कर दिया गया। और इनको जब डिवाइड कर दिया गया तो दो अलग अलग कण में पाए गए, एक डाउन क्वार्क आया, एक अप क्वार्क आया। इस प्रकार ये हमारा मूल तत्व की विशेषता। चलिए, अब आता है बारी हमारा आवेश का क्वांटीकरण का। आवेश का क्वांटीकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा। क्वांटीकरण का मतलब क्या है? क्वांटीकरण का मतलब किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा को उस पदार्थ की क्वांटीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे मान लो हम किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा जैसे कोई भी आप सामान मार्केट में लेने जाते हो, तो वहाँ पर जैसे हम बात करें कि आप दुकान पर गए बिस्किट लेने के लिए गए, तो बिस्किट का जो एक पैकेट होगा, आपका एक पैकेट जो होगा, ठीक है, उसमें देखा जाए तो जैसे कि बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट हैं एक पैकेट में, या 15 बिस्किट हैं, जो भी है, तो वो एक निश्चित मात्रा ही आपको देता है। यही मात्रा क्या है? उस पदार्थ का क्वांटीकरण है। जो एक पैकेट के बिस्किट में जो भी आपको मात्रा देता है, ठीक है, वही मात्रा ही उसका क्या है? क्वांटीकरण है, उस पदार्थ का क्वांटीकरण है। जैसे 10 बिस्किट है तो वो एक निश्चित मात्रा ही है ना, वो जितने भी देखा जाए तो पैकेट में बिस्किट को डालेगा, वो एक निश्चित मात्रा ही में डालेगा, और वही निश्चित मात्रा ही क्या है? उस पदार्थ का क्वांटीकरण है। उस पदार्थ का क्वांटीकरण है। बोलो समझ में आया? चलिए देखिए, अब ये जो मात्रा है वही इसका क्या है? क्वांटीकरण है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवेश की क्वांटीकरण की, यानी कि किसी पदार्थ का, यानी किसी आवेश की निश्चित मात्रा को उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी आवेश की निश्चित मात्रा को उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। किसी आवेश की निश्चित मात्रा को उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। किसी आवेश की निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं? उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। चलिए, अब देखिए, आवेश होने के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु में आ जाना या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का आ जाना या इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ही क्या कहलाता है?
आवेश कहलाता है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर है किसी आवेश की निश्चित मात्रा को, ठीक है, निश्चित मात्रा को हम उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, या कह सकते हैं किसी आवेश की निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज को, किसी आवेश की निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज को उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। पूर्ण गुणज ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। किसी आवेश की निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज को उस आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निश्चित मात्रा किसका है, आवेश का, और यहाँ पर निश्चित मात्रा कोई और नहीं, यहाँ पर निश्चित मात्रा इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर निश्चित मात्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा किस रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करके हम आवेश को प्राप्त कर सकते नहीं। इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गया वो अलग बात है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डिवाइड हुआ है -e/3 के रूप में, -e/3 के रूप में जो डिवाइड हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये जो कण हैं अस्थायी कण हैं, ये कभी भी आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये अस्थायी कण हैं। कैसे कण हैं, अस्थायी कण हैं, यानी कि इनको यदि हम अलग अलग रखना चाहें तो ये अलग अलग हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी कण हैं, और अस्थायी का मतलब यही है कि ये अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये अलग अलग नहीं हो सकते तो इलेक्ट्रॉन किस रूप में होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब क्या, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर उस पर एक इकाई का ऋणावेश आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन को निकालने पर उस पर 2 इकाई का ऋणावेश आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने पर उस पर 3 इकाई का ऋणावेश आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। एक इलेक्ट्रॉन यानी पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 100 इलेक्ट्रॉन। जब भी निकलेगा पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगा। और आवेश होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन, ठीक है। आवेश होने के लिए किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। जब एक वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिस वस्तु से निकलेगा इलेक्ट्रॉन उस पर +e यानी कि 1 इकाई का धनावेश होगा, 2 इकाई का धनावेश होगा, 3 इकाई का धनावेश होगा। बात समझ में, इधर इतना ऋणावेश होगा, इधर इतना धनावेश होगा। किसी वस्तु से यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस वस्तु पर ऋणावेश आएगा, धनावेश आएगा, और जिस वस्तु में जाकर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उस पर उतना ही क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। बोलो समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, -e -2e -3, ठीक है, +e +2e +3। तो किसी आवेश की निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज को उस आवेश का हम क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालें तो क्या होगा बताओ, आवेश की मात्रा उस पर कितनी आएगी, उतना ही ऋणावेश आएगा। Q बराबर E 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, Q बराबर 2E 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, Q बराबर 3 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, Q बराबर 4E 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो N इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर E होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर 2E होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर 3E होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर 4E होगा, N इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर N × E होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु में जो आवेश का क्वांटीकरण होगा वो इस प्रकार होगा। इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन यदि प्रवेश करेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में प्रवेश करेगा। ये आपका रहा आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, ये आपका रहा आवेश का
क्वांटीकरण। चलिए देखिए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये चलिए कल स्टार्ट करेंगे। कूलाम का नियम